Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput and इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे लेक्चर्स मैंने लिया और स्केलर्स वेक्टर्स में मैंने बात की थी पिछले क्लासेस में और कुछ डिफरेंट वे में बिकॉज आई बिलीव दैट कि आप अपने 11th स्टैंडर्ड में एंड 12th स्टैंडर्ड में आप चीज़ों को पढ़ के आए हो, वेक्टर्स स्केलर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी है आपको, ठीक है, बट दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द वेक्टर्स एंड स्केलर्स एंड अदर क्वांटिटीज इन ग्रेट डिटेल। तो इसलिए मैं वेक्टर्स स्केलर्स को एक प्रॉपर वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको आने वाली जो क्वांटिटीज हैं, जो वेक्टर्स क्वांटिटी बनती हैं या जो स्केलर बनती हैं वो समझ में आए, है ना। क्योंकि इंजीनियरिंग इज नथिंग बट आप वेरियस क्वांटिटीज से ही डील करते हो। जितनी क्वांटिटीज है ना, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जितनी चीजें, इन्हीं चीज आपको डील करना है। और ये क्वांटिटी या तो कोई वेक्टर होगा या तो स्केलर होगा, नहीं तो टेंसर होगी कोई, जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं उसकी बात करूंगा बाद में, अभी तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो जस्ट मैं स्केलर वेक्टर क्लियर कर दूं आपको। और मैंने पिछली क्लासेस में आपको चीजें बताई हैं और ये स्केलर वेक्टर की जो वीडियो है ये आप आईआईटी के बच्चे हो उनको भी शेयर कर सकते हो और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो प्रेफर मैं बना ही रहा हूं, है ना, पर्टिकुलरली क्योंकि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है। थोड़ी सी वेक्टर्स जो आप पढ़ के आए हो उतना नहीं है, थोड़ी सी और आपको एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? बिकॉज अगर आपको जानना है कि एरिया एरिया क्षेत्रफल, अगर ये जानना है कि वो स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बहुत लोगों के बीच, टीचर्स के बीच में, कि कुछ लोग एरिया को वेक्टर बोल देते हैं और बहुत अच्छा से डिफाइन कर लेते हैं, जबरदस्ती लोगों को मनवा लेते हैं ये चीजें, है ना, कि एरिया वेक्टर है, जबरदस्ती मनवाते हैं, ठीक है, जबकि उनको कुछ क्लियर है नहीं, है ना। अगर क्लियर रहता, अगर थोड़ी सी थिंकिंग होती तो वो समझते कि एरिया क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ पे है ना, एरिया और एरिया वेक्टर दोनों में कंफ्यूजन है। और मैं पहले बता दूं दोनों अलग चीज है। एरिया और एरिया वेक्टर में कंफ्यूजन है, दोनों को इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और थोड़ी सी बुद्धि का यूज करने की जरूरत है। हायर स्टडीज में आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप 11th 12th क्लास की बुक्स में नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर जाएं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है एरिया वेक्टर और क्या है एरिया, कब हम एरिया वेक्टर यूज करते हैं और कब हम एरिया यूज करते हैं। बट ऐसे बोलना कि एरिया वेक्टर है, दिस इज नॉट राइट, ओके। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देख के तुम डिफाइन करने लगोगे ना तो फिर गड़बड़ होंगी। चीजें और भी हैं, जैसे करंट, धारा, तो धारा पढ़ते हो, करंट पढ़ते हो, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यू नो दैट। करंट मैग्नेटिक फील्ड मैं उतना आपको नहीं बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जाके, बट आपको इतना पता होना चाहिए ना कि करंट एक क्वांटिटी है। और वो कौन सी क्वांटिटी है? क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? जो आप मेजर कर सकते हो, उन क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर और स्केलर में मान लो आपने मान लिया कि वेक्टर है कि स्केलर है करंट। तो क्या है, वेक्टर है या स्केलर है? करंट क्या है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप पढ़े होगे, बहुत सिंपली लोग डिफाइन कर देते हैं करंट को कि 5 एम्पियर आया, 2 एम्पियर आया, जंक्शन पे मीट की और 7 एम्पियर आगे निकल गई। देखो देखो, ये तो स्केलर जैसा ऐड हो रहा है। कमी है, नॉलेज की कमी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एडिशन आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि एडिशन डिफाइन करने का एक मीनिंगफुल वे होना चाहिए, हाँ। एडिशन अगर डिफाइन कर रहे हो ना तो एक मीनिंगफुल वे होना चाहिए। स्केलर में कैसे एडिशन डिफाइन करते हैं और वेक्टर में कैसे डिफाइन करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। एक ही मत घुसा लो। और वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी को डिफाइन करता है ना जो गवर्न करते हैं बेसिक्स लॉज को, है ना। फोर्स और एक्सेलरेशन आप यूज करके आप न्यूटन के लॉ को बना देते हो, तो वो क्वांटिटीज ना, उनकी एडिशन किसी फिजिकल मीनिंग को बता रही होंगी, है ना, कुछ सिग्निफिकेंस होगा फिजिकल। ऐसे ना डिफाइन कर दो कुछ भी, एडिशन कर दिए, है ना। बहुत दिक्कत है लोगों में, मैंने देखा है 3-4 साल के दौरान, बिकॉज मैं अपनी स्टडीज में इन्वॉल्व था उस दौरान। रॉकेट साइंस में मैं रिसर्च कर रहा हूँ ऑलरेडी और आगे फर्दर मेरी चली रही उनसे चीजें, लेकिन मैं नहीं आया था तब तक मैंने देखा कि लोग तो गार्बेज बना के रखे हुए हैं पूरी चीजों में ना, जिसको जो मन कर रहा है बोल दे रहा है ना। प्रेशर को इतना लोगों ने गड़बड़ किया है, प्रेशर को कि मतलब क्या बताया जाए। प्रेशर को फोर्स अपन एरिया वेक्टर भी डिफाइन कर दे रहे हैं लोग, एरिया वेक्टर ले ले रहे हैं। आप फोर्स, सिर्फ फोर्स से प्रेशर डिफाइन कर लोगे क्या? तो जितने लोग फोर्स से प्रेशर डिफाइन करते हो कि फोर्स अपन एरिया, तो मैं स्ट्रेस पूछता हूं, स्ट्रेस भी फोर्स अपन एरिया होता है, वो क्या है फिर? अगर आप प्रेशर को फोर्स अपन एरिया डिफाइन कर रहे हो तो स्ट्रेस भी फोर्स अपन एरिया होता है। अगर आपके वे में अगर मैं बोलूं तो फिर क्या है वो? स्ट्रेस प्रेशर में अंतर क्या हुआ फिर? स्ट्रेस एंड प्रेशर में अंतर क्या हुआ फिर? कमी है ना, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो आज मैं अंडरस्टैंडिंग 2 क्लास से आपको दे रहा हूं। मैंने स्केलर वेक्टर्स को थोड़ी डिफरेंट वे में डिफाइन किया, मैंने बताया
शुरुआत की क्लास में थोड़ी सी रिवीजन करा दो आपको 2 मिनट कि स्केलर्स के पास अगर मैग्नीट्यूड है तो मैंने बोला कि मैं एक ऐसी क्वांटिटी बनाता हूं जो कि एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस में, मैंने पिछले क्लास जो भी नए हैं वो पिछला क्लास देखें क्योंकि ये पूरे जगह जो भी यूट्यूब पे वीडियोज आ रही हैं उनसे पूरी डिफरेंट है, ये उनके बस के बाहर था ये बताना, तब मुझे ये बताना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं सीधा स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर देता, फोर्सेस के क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देता, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे इतनी कंफ्यूजन है लोगों को कि बताना जरूरी है। और जाहिर सी बात है मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे प्रेशर डील करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको पहले से ही मैं स्केलर वेक्टर डील कर रहा हूं बिकॉज यही क्वांटिटी आपको पूरे जगह डील करना है, हर जगह हर फील्ड में आपको डील करना है इसी क्वांटिटी से। तो क्यों ना इस क्वांटिटीज को जान ले, है ऐसा नहीं है जितने लोग अगर करंट के बारे में अगर मैं कुछ बताऊंगा ना तो आप अगर प्रोडक्शन वगैरह पढ़ रहे हो ना तो वहां पे भी आप लेंज लॉ वगैरह आपको आ ही जाती है कहीं ना कहीं, है ना, प्रोडक्शन वगैरह में या कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। वेल्डिंग वेल्डिंग कर रहे हो, है ना, आपने सुना होगा वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में आती है करंट वोल्टेज का कॉन्सेप्ट, आती है, कर्व वगैरह बनाते हो तो करंट जानना जरूरी है, थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है। नॉर्मली करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, है ना, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द magnet produces magnetic field and current also produces magnetic field in a certain way। मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ये चीजें आपके कोर्स के बाहर है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करके बताऊं, लेकिन कहीं ना कहीं आप डील करते ही हो, आप नॉर्मली डील करते हो इन चीजों से, बेसिक चीजें तो आ ही जाती हैं सिलेबस में, चाहे वो बिल्डिंग कर रहे हो तो करंट आ जाएगी, प्रोडक्शन में भी बहुत जगह करंट घूम के आ जाती हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको करंट वगैरह मिल जाती है। एनालॉजी भी लेते हैं हम लोग, है ना, एनालॉजी हीट मास ट्रांसफर में, जितने लोग मैकेनिकल के हैं वो समझ रहे होंगे, एनालॉजी हीट मास ट्रांसफर आप लेते हो, सर्किट की पैरेलल और सीरीज वाली लेते हो तो कहीं ना कहीं सब आ रही है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी एनालॉजी लेते हैं हम लोग, डिस्चार्ज को लेते हैं, करंट वाली कॉन्सेप्ट हम लोग पैरेलल और सीरीज कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, तो एनालॉजी वगैरह हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए घबराना नहीं, मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपके काम की चीजें हैं और अंडरस्टैंडिंग आ जाए। बचपन से तो समझते आ रहे हो प्रेशर स्केलर है कि वेक्टर है ना, फोर्स अपन एरिया डिफाइन कर देते हैं लोग, तो मैं फोर्स अपन एरिया तो स्ट्रेस भी डिफाइन करूंगा, स्ट्रेस अंतर क्या है दोनों में, चीजें हैं, कमी है, समझ जाएंगे आप, मैं 2 लेक्चर से समझा रहा हूं, आप समझ चुके होंगे। तो मैंने जो वेक्टर स्केलर बताया था कि आप स्केलर को ऐसा ना समझे कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर है, ठीक है, और वो दुनिया अलग है, मैंने बताई है कि अगर मैं उधर जाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन की ओर तो शायद अलग वे में मैं निकल जाऊंगा, आपकी सिलेबस में कुछ अलग ही आपको पढ़ना है, बट फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डिफरेंट वे से ही अगर आपको स्केलर पढ़ा रहा हूं तो क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा उसी में एग्जैक्टनेस की ओर पहुंचा दूं, एग्जैक्ट जो हो सकती है वहां तक लेके चला जाऊं ताकि आपको दिक्कत कभी ना हो। लेकिन हाँ, आप मुझसे ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो रूल है, जो आप रोटेशन और रिफ्लेक्शन की मैं बात करूंगा, जिसपे मैं ट्रू स्केलर और स्यूडो स्केलर को डिफाइन किया हूं, ट्रू वेक्टर और स्यूडो वेक्टर को डिफाइन किया था मैंने, एग्जाम्पल दे दिया था आपको ताकि आपको जिंदगी में क्लियर रहे कि हाँ ये एग्जाम्पल्स होते हैं। तो वो चीजें आपको क्लियर होंगी कब, जब मैं उस डायरेक्शन से जाकर बताऊंगा कि मैं कैसे रोटेशन कर रहा हूं और कैसे रिफ्लेक्शन कर रहा हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस का। बट अभी छोड़ दे उसके लिए, फिर भी मैं दूसरी दुनिया से, दूसरे डायरेक्शन से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे आप स्केलर वेक्टर को समझ सकते हैं। तो मैंने स्केलर वेक्टर को डिफाइन किया था कि मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड आप सिर्फ स्केलर नहीं बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स की मैंने कहानी बताई थी, मॉड ऑफ एक्स आपको पता होगा, मॉड ऑफ एक्स की कहानी मैंने बताई थी, है ना, तो मॉड ऑफ एक्स जो है और कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ले लूं एक्स एंड वाई और कोई पॉइंट पी है, उसी कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, तो इस पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई है इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, और एक्स जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस दोनों तरफ रन कर सकता है, कहां से कहां सोच सकते हो, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इंफिनिटी तक प्लस इंफिनिटी और निगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस इंफिनिटी, उसी तरह प्लस वाई प्लस इंफिनिटी, वाई नीचे निगेटिव में माइनस इंफिनिटी, तो प्लस वाई आप पूरा एक्स जो है रन कर सकता है। तो एक्स की डायरेक्शन मैंने बताया था कि प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक्स का मॉडुलस ले लिया क्योंकि डायरेक्शन को मैंने हटा दिया, प्लस माइनस है डायरेक्शन को शो करती है, स्ट्रेट लाइन जब मोशन होती है तो आप डायरेक्शन को कैसे बताते हो, इस डायरेक्शन में तो प्लस और इधर है तो माइनस, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन है शो कर रहा है, अगर देखो क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस, तो मैंने डायरेक्शन को हटाते हुए इसका मॉड ले लिया, तो मॉड मतलब क्या बचा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा, ठीक है, एक्स का मैग्नीट्यूड बचा, जो आप एक्स बात कर रहे हो ना इस एक्स एक्सिस की, तो क्या ये मॉड एक्स जो कि एक मैग्नीट्यूड बन चुका है, क्या ये स्केलर है, क्योंकि आप स्केलर में तो मैग्नीट्यूड ही पढ़ते हो, वैसी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर्स, नो, मैंने बताया था ये स्केलर्स नहीं है। तो यू कैन नॉट डिफाइन बाय मैग्नीट्यूड इटसेल्फ कि स्केलर मैग्नीट्यूड जहां होगा वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, चीजें हैं आपने ठीक है बचपन में जो पढ़ा है 11th-12th क्लास में वो सफिशिएंट नहीं है, आई वांट टू सम कॉम्प्लिकेट सम कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू डिलीवर यू
बिकॉज समथिंग एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द वेक्टर एंड स्केलर, समथिंग एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड, ओके। तो इसलिए कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा जानना जरूरी है इस चीज के लिए कि अगर आपको मॉड ऑफ एक्स स्केलर नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी तो स्केलर होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो चीजें हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। मैंने ये पिछली क्लास में बात की थी। उसके बाद वेक्टर की मैंने बात की थी कि आप वेक्टर को क्या पढ़ते हो कि वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, मैंने क्वेश्चन डाला था आप पे कि अगर आप बोलते हो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो डायरेक्शन किसी का रिस्पेक्ट में होगा। आप अगर पढ़ते हो कि ये कोई एंगल है थीटा, तो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ले रहे हो ना कि किसके रिस्पेक्ट में, कहां से लिए आपने थीटा एंगल, तो डायरेक्शन कहां किसके रिस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है स्केल वेक्टर में, लेकिन वो डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो somebody says कि with respect to some fixed coordinate system, but I said there is no such fixed coordinate system, there is no such fixed coordinate system, and who gives you this coordinate system, who gives you, तो ऐसी कोई coordinate system fixed coordinate system नहीं है, और है भी तो आपको देगा कौन, है ना, तो है ही नहीं, देने की तो बात की छोड़ो, ऐसा कोई फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डायरेक्शन की बात करो, तो समथिंग एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वेक्टर, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वेक्टर क्वांटिटी, देन समथिंग एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड along with मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें जानने की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने फिर भी अलग वे से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी स्केलर वेक्टर को, तो चलिए मैं उसी तरीके से ये वाली चीज समझना है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये भी बताएगा कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट करते हो ना, दोनों के मतलब एक ही है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट जो आप कर रहे हो, ये प्रोडक्ट्स डिफाइन क्यों कर रहे हो, ऐसे ऐसे क्यों डिफाइन कर दे रहे हो, तो इसका भी मीनिंग वही निकल के आती है। रोटेशन जब पढ़ोगे आप ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको क्लियर होगा, अच्छा ऐसे हम क्यों डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं और ऐसे क्यों वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, वहां से भी है। फिर भी उधर जाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट तक पहुंचा दूंगा दूसरे रास्ते से भी। तो दूसरे रास्ते से मैं आपको स्केलर वेक्टर समझा रहा हूं, समझे कैसे, क्योंकि मुझे आपको कुछ चीजें समझानी है। क्या समझानी है, ये जो बहुत बड़ा भ्रम जो है ना, विश्वव्यापी भ्रम ही है एक तरीके से, ऐसा बोल दो कि एरिया क्या है, एरिया वेक्टर है, बहुत बड़ा भ्रम है। प्रेशर क्या है, तो प्रेशर स्केलर है। अब कोई बताने नहीं जाएगा आपको, प्रेशर अगर कोई बताया स्केलर है ना, तो ये रीजन नहीं देगा। मैग्नीट्यूड है, ठीक है, कहीं आपको कोई बताएगा कि ट्रायंगल ऑफ फॉलो नहीं कर रहा है, कोई बताएगा डायरेक्शन नहीं है, तो प्रेशर का समझना है ना, तो पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि प्रेशर कहाँ बात कर रहे हो भैया, कहाँ कहाँ लिक्विड्स में बात कर रहे हो या सरफेस पे बात कर रहे हो, तो सरफेस, जिस सरफेस पे बात कर रहे हो क्या वो लिक्विड भरा हुआ है क्या, कोई बाल्टी है क्या, तो कुछ चीजें सोचनी है आपको। और उसके बाद डिफाइन करने से पहले आपको सोचना है कि फोर्स कौन सा लेना है, कौन सा फोर्स लेना है। कुछ लोग बोलते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स, अरे भैया कंपोनेंट ले लेना, कंपोनेंट ले लेना, अभी फोर्स में आपको कुछ और सोचना है, क्योंकि अगर फोर्स गड़बड़ किए ना, प्रेशर में जो फोर्स डिफाइन करते हो वो गड़बड़ हुआ तो आपको स्ट्रेस भी गड़बड़ हो जाएगी। अगर स्ट्रेस डिफाइन करना है, स्ट्रेस और प्रेशर में अंतर है, दोनों के फोर्सेस में अंतर है फोर्स, लेकिन फोर्स में अंतर है। आपको पता होगा फोर्स एक्सटर्नली भी लगती है, फोर्स इंटरनली भी लगती है। लगती क्या है, जनरेट होती है बॉडी के अंदर, कुछ है, इन दोनों का यूज करना है दोनों क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। स्ट्रेस तो टेंसर बन जाती है, सेकंड ऑर्डर का टेंसर हो जाती है स्ट्रेस, टेंसर मैं बताऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, आप सोम में मुझसे पढ़ेंगे, स्ट्रेस की बात करूंगा। और स्ट्रेन, स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का कारण क्या है, स्ट्रेन, मैं इन सब चीज की बात करूंगा। और वहां पे स्ट्रेस की बात करूंगा कि कैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे के सारे टेंसर हैं, ठीक है, चीजों की बात मैं करूंगा वहां पे, है ना। वहां पे डिटेल में आपको स्ट्रेस पढ़ना है, टेंसर क्वांटिटी पढ़ना है, उनके कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं। बट राइट नाउ अभी आप समझे कि मैं क्या समझा रहा हूं, और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत भ्रम है लोगों को इस पे, ध्यान से सुनना। क्या सुनना है, स्केलर क्या है, स्केलर अगर मैं नॉर्मली डिफाइन करता जाऊं और ध्यान से सुनते जाना पॉइंट बाई पॉइंट, तब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। और क्या चीजें मुझे बात करनी है आप ये पहले देख लो कि क्या क्या आपको आज मैं बताऊंगा, ताकि जिंदगी भर क्लियर रहे, बिकॉज आपको इसका यूज पूरे सब्जेक्ट्स में होते रहने हैं ना, पूरे सब्जेक्ट में होता है। एरिया और एरिया वेक्टर, ये भ्रम लोगों को दूर करूं मैं पहले कि एरिया वेक्टर और एरिया एक ही मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट, करंट धारा जिसको बोलते हैं, प्रेशर, प्रेशर, ये तीन चीज आप पहले समझो कि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इज इट स्केलर, ये स्केलर है या और वेक्टर है, क्या है,
क्या है ये तीनों, क्या ये स्केलर है कि वेक्टर है? चलिए इसको समझना है ना, तो चलिए स्केलर को मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कुछ अलग वे में, और कुछ चीजें ऐड करता जाऊंगा जो आपने पढ़ा है उसमें थोड़ी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएंगी चीजों को समझने में, बट मैं डिफरेंट एक वे से समझा रहा हूँ, सिंप्लीफाइड करके समझाऊंगा, ध्यान से सुनोगे समझ जाओगे। स्केलर्स आर दोज क्वांटिटी, स्केलर्स वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, याद रखना। वेक्टर्स वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, याद रखना, ठीक है, ये सब मानते चलो। ऑन टॉप ऑफ दैट, इसके अलावा स्केलर्स को अगर डिफाइन करना है, रिप्रेजेंट करना है ना, तो इस कुछ फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, कुछ फिजिक्स में, फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं, राशियां होती हैं जिसको आप यूनिकली डिफाइन कर सकते हो सिंगल नंबर से, सिंगल नंबर, एक नंबर से, ठीक है, वो क्वांटिटी स्केलर है। स्केलर्स को आप सिंगल नंबर से डिफाइन कर सकते हो, सिंगल नंबर, मैग्नीट्यूड रखे रहो, एक वो हो गया, दूसरा बता रहा हूं अभी, दूसरा तीसरा ऐड करते जा रहा हूं डेफिनेशन में। तो स्केलर में आप डिफाइन करना है, तो इन फिजिक्स देयर आर सम क्वांटिटीज विच आर यूनिकली डिटरमाइंड बाय सिंगल नंबर, सिंगल नंबर, जस्ट लाइक स्केलर्स। स्केलर्स वो क्वांटिटी हैं, जैसे मैंने वेलोसिटी की, मैंने स्पीड की बात की थी, मैंने मास की बात की थी, ये सब स्केलर है, सिंगल नंबर से बताते हो, ठीक है। वेक्टर, अगर वेक्टर की बात करूं तो अगर कुछ ऐसे भी क्वांटिटी हैं फिजिक्स में जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मोर देन वन नंबर चाहिए, मोर देन वन नंबर, वन नंबर तो स्केलर में चाहिए, मोर देन वन नंबर आपको चाहिए डिफाइन करने के लिए। अगर थ्री डायमेंशन में हो तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए थ्री कंपोनेंट चाहिए, थ्री, तो थ्री नंबर चाहिए वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, थ्री नंबर, थ्री नंबर मतलब थ्री कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, थ्री चाहिए, थ्री चाहिए वेक्टर के लिए। स्केलर के लिए एक नंबर चाहिए, वेक्टर के लिए आपको डिफाइन करने के लिए थ्री नंबर चाहिए, थ्री कंपोनेंट चाहिए, मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट, थ्री डायमेंशन में। टू डायमेंशन में हो तो टू कंपोनेंट चाहिए, एक्स एंड वाई, तो थ्री डायमेंशन की मैं बात करता हूं। और ये कंपोनेंट आपको चाहिए, थ्री नंबर चाहिए वेक्टर के लिए डिफाइन करना है तो वेक्टर, और आपको एक्सिस भी फिक्स करने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस आपको पहले से बताना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है। और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा बात करूंगा, मैं समझाऊंगा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये प्रॉपर माइंड में घुसा लो ये चीज कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से पढ़ना है। जहां लेफ्ट हैंडेड की जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह में जहां जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको नॉर्मली फिजिक्स राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से पढ़ना है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, दिस इज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे है ये राइट हैंडेड मैं बता दूंगा क्या होता है राइट हैंडेड। तो आपको एक एक्सिस फिक्स करना पड़ेगा, और तब वेक्टर के लिए आपको थ्री क्वांटिटी चाहिए, थ्री नंबर चाहिए, थ्री कंपोनेंट चाहिए, एक्स वाई जेड कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट, और उसके लिए ऑफ कोर्स आपको एक्स वाई जेड एक्सिस फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपने क्या किया कि एक्स वाई जेड एक्सिस फिक्स कर लिया, अगर आपने एक्स वाई जेड एक्सिस मूव किया किसी भी एंगल पे, कहीं भी आप रोटेट कर रहे हो इस प्लेन में, कहीं भी आप रोटेट किया, आपने अगर मूव किया, तो इस एक्स वाई जेड एक्सिस के मूव करने के कारण, इसके बदलने के कारण, वो जो वेक्टर के थ्री नंबर है, थ्री कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, वो भी बदल जाएंगे। अगर आपने एक्स वाई जेड एक्सिस को बदला, मूव किया, रोटेट किया किसी एंगल पे, तो वो जो वेक्टर क्वांटिटी है जिसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट अभी है, और इसके रोटेट करने के बाद एक्स वाई जेड एक्सिस, वो कंपोनेंट भी बदल जाएंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट जो हैं वो भी बदल जाएंगे, और वो बदलेंगे एक स्पेसिफिक मैनर में, एक मैनर में, स्पेसिफिक मैनर में बदलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बदल जाएंगे, एक स्पेसिफिक मैनर में बदलेंगे, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो कंपोनेंट चेंज करते हैं अगर आपने एक्सिस चेंज किया, ठीक है। तो हमको, मैंने क्या बताया आपको, वेक्टर के लिए मुझे थ्री नंबर चाहिए, स्केलर के लिए एक नंबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर पे आ जाओ। पहला मैंने मैग्नीट्यूड वाला बात किया, दूसरा मैंने नंबर की बात की, कितने नंबर चाहिए वेक्टर के लिए, कितने नंबर चाहिए स्केलर के लिए। अब तीसरा बात है, अगर आप एडिशन की बात करते हो, जोड़, एडिशन, तो स्केलर्स को अगर ऐड करना है ना, स्केलर्स को, तो आपको नॉर्मल एडिशन करना पड़ेगा जो आप बचपन से करते आ रहे हो, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एडिशन जो आप करते हो। 5 + 2 = 7, 7 + 7 = 14, 5 + 5 = 10। दिस इज नॉर्मल अलजेब्रा जो बचपन से करते आ रहे हो, अरिथमेटिक है, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है ये। स्केलर में आप ऐसे करते हो, अलजेब्रा के हिसाब से जोड़ लेते हो चीजों को, बट वेक्टर में, वेक्टर ऐसे नहीं चलता है। वेक्टर की एडिशन, वेक्टर की एडिशन कुछ अलग होती हैं। अगर आप वेक्टर, दो वेक्टर अपने लिया 5 और 3, तो वो 5 और 3 अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो वो 8 हो जाएंगे,
अगर ये 5 and 3 दो वेक्टर लिया, अगर 5 and 3 सेम डायरेक्शन में है तो 8 हो जाएंगे। अगर एक अपोजिट है, एक इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो 5 and 3 2 बन जाएंगे। वेक्टर एडिशन भी कुछ डिफरेंट है। नॉर्मल स्केलर जो एल्जेब्रा की एडिशन होती है वैसी नहीं होती है। 5 और 3 यहाँ पे 8 भी बनेगा, 5 और 3 यहाँ पे 2 भी बनेगा, एंड होल लॉट ऑफ रेंज बिटवीन 2 and 8। ये 2 8 के बीच में कोई भी वैल्यू बन जाएगी। 5 और 3 8 भी बनेगा जब सेम डायरेक्शन में वेक्टर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो 5 और 3 2 बन जाएगा। और इस 2 और 8 के बीच में लॉट ऑफ वैल्यूज भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू बीच का बन सकता है एडिशन से, वेक्टर के एडिशन से। ये है, तो ऐसा मत सोचना कि वेक्टर एडिशन करोगे 5 and 3 8 बनेगा, नहीं, 5 and 3 8 भी हो सकता है, 5 and 3 2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेक्टर कैसे हैं। एक डायरेक्शन में तो 8, अपोजिट है तो 2, और किसी और डायरेक्शन में वेक्टर अगर अलाइंड है स्पेस में तो 2 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यू बन सकती है एडिशन करने के बाद, जोड़ने के बाद। 2 और 8 के बीच में होल लॉट ऑफ वैल्यू कुछ भी बन सकता है। यह है एडिशन वेक्टर की, समझा? तो स्केलर की एडिशन एल्जेब्रा वाली है, वेक्टर की एडिशन अलग है, ठीक है। तो वेक्टर की एडिशन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, 3 कंपोनेंट आपको चाहिए, 3 नंबर चाहिए, एक्स वाई जेड कंपोनेंट 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन हो तो 2 कंपोनेंट चाहिए, तो 3 नंबर चाहिए। उसके बाद मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के अलावा 3 नंबर वेक्टर के लिए, और उसके बाद वेक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अदर जो होती हैं वो फॉलो होंगी। उसके बाद मैं बात करूं तो जो वेक्टर एडिशन है, ये जो आपने ऐड किया वेक्टर की एडिशन, मैं बताऊंगा ट्रायंगल लॉ, इसके बाद मैं ट्रायंगल लॉ वगैरह ही बताना है आपको, ट्रायंगल लॉ समझाऊंगा, इक्विलिटी वगैरह बताऊंगा वेक्टर्स की, वो सब कुछ बात करूंगा। तो वेक्टर की जो एडिशन है ना, सिर्फ ऐड ही नहीं करना है कि 5 + 3 8 कर दिए, अपोजिट है तो 5 और 3 2 हो जाएगा, और बाकी इनके बीच की वैल्यूज भी हो सकती है वेक्टर एडिशन में। ये एडिशन फिजिकल मीनिंग आना चाहिए निकल के, इसका फिजिकल मीनिंग एक मीनिंगफुल होना चाहिए। एडिशन एक मीनिंगफुल वे में होना चाहिए, ऐसे एडिशन नहीं कर सकते हो, एक मीनिंगफुल वे में एडिशन होना चाहिए, कुछ फिजिकल मीनिंग निकल के आना चाहिए वेक्टर एडिशन से, तब जाके। और हाउ यू डिफाइन द वेक्टर एडिशन, देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ एडिशन। कैसे आप वेक्टर एडिशन को डिफाइन कर रहे हो, इसके आधार पे सर्टेन रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन है जो आप पढ़ते हो। ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम है, पॉलीगॉन है सब एक ही, ट्रायंगल लॉ से ही सारा हो जाता है। बट चीजें आप मैं पढ़ा दूंगा और रिलेट भी कर दूंगा कि ट्रायंगल लॉ ही बेसिक है सब कुछ, ठीक है। तो हाउ यू डिफाइन एडिशन, वेक्टर एडिशन, देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो वेक्टर एडिशन कभी भी करोगे फिजिकल मीनिंग निकल के आना चाहिए, ठीक है। अभी आप इतना वेक्टर के लिए ध्यान रखो। स्केलर के लिए मैंने 3 चीज बताई, मैग्नीट्यूड, एक नंबर चाहिए, और स्केलर की एडिशन एल्जेब्रा वाली होगी, अर्थमेटिक वाली होगी, 5 + 3 8, 2 + 2 4। बट एडिशन अगर वेक्टर की करोगे तो 2 + 2 4 नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, 2 + 2 4 भी हो सकता है, 2 प्लस और सेम डायरेक्शन में अपोजिट है तो 0 भी हो सकता है, 0 वेक्टर बन जाएगा। और इसके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 और 4 के बीच की कोई भी लॉट ऑफ वैल्यूज हो सकती है, होल रेंज ऑफ वैल्यूज हो सकती है। यह है वेक्टर एडिशन, ऐसे चलता है। अभी इतना याद रखेंगे, मैं कुछ चीजें और वेक्टर में ऐड करूंगा थोड़ी देर बाद। इसके अभी इतने से आप एरिया समझ सकते हो, एरिया क्या है। तो एरिया की अगर मैं बात करूं, आप एरिया अगर स्केलर है कि वेक्टर है, मैं अभी इस पे आता हूं। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं, आप कैसे एरिया निकालते हो किसी भी सरफेस का, किसी भी स्ट्रक्चर का कैसे निकालते हो। अगर मैं क्यूब ले लूं, एक क्यूब ले लूं, ठीक है, ठीक है। अगर मैं क्यूब ले लूं और इस क्यूब के कितने सरफेस होंगे, कितने सतह होंगे, 6 सरफेस होंगे ना। सरफेस क्या होता है पता है, सरफेस का मतलब हिंदी में आप सतह जानते हो। तो कोई भी जो एरिया होता है ना, किसी न किसी सरफेस का होता है। ये एक सरफेस है, इसका एरिया है कोई, ठीक है, इसका एरिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो इसका एक एरिया होगा, इसका एक एरिया होगा, इसका पेरीमीटर होगा, एक परिधि होगी, ठीक है। तो बाउंड्री पे जितना आप मूव करोगे ये एक परिधि, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहां से नीचे पूरा मूव करते जाओ, ये मेजर करो, ये मेजर करो और ये मेजर करो, फाइनली वहां तक पहुंच जाओ जहां से स्टार्ट किए थे, तो ये परिधि बन जाएगी, पेरीमीटर। और ये जो पूरा सरफेस है, सतह दिख रहा है, इसका एक एरिया होगा। इसका एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका एरिया, ठीक है। इसका एरिया कम है, इसकी सतह कम है, तो ये एरिया है। तो इसके 6 सरफेस होंगे क्यूब के, आप समझ रहे हो, 6 सरफेस। किसी एक सरफेस का अगर एरिया ए है, किसी एक सरफेस का एरिया अगर ए, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि क्यूब का एरिया, टोटल एरिया कितना होगा, तो आप सीधा आंसर दोगे 6a, बोलोगे ना।
अगर किसी एक सरफेस का एरिया ए है, क्षेत्रफल ए है, तो बाकी 6 सरफेस का अगर मैं पूछूं कि पूरे 6 सरफेस का टोटल एरिया क्यूब का कितना होगा, तो 6 है। आपने कैसे किया ये 6 है? आपने एक सरफेस का ए लिया और बाकी और सरफेस का ऐड कर दिया, नॉर्मल एलजेब्रा वाली एडिशन है ना, अर्थमेटिक एडिशन कर दिया और 6 से कर दिया 6 सरफेस का। तो इसमें एडिशन आपने कैसा किया एरिया निकालने के लिए? वेक्टर वाली की है कि एलजेब्रा वाली है? एलजेब्रा वाली एडिशन है। एलजेब्रा से किया ना आपने, नॉर्मली पूरा ऐड कर दिया 6 सरफेस का 6a, अगर एक सरफेस का a है तो ये अगर आपने एडिशन किया है और ये स्केलर एडिशन है, एलजेब्रा एडिशन है, एलजेब्रा आपने किया है, नॉर्मली एडिशन ऑपरेशन जो है एलजेब्रा वाली है, ये अरिथमेटिक है, तो ये आपने एरिया निकाला कैसे इस क्यूब का? एलजेब्रा की एडिशन करके। तो एरिया का आपने एलजेब्रा एडिशन से अगर निकाला है इसका टोटल एरिया एलजेब्रा से, और स्केलर की मैंने एक क्वालिटी बताई थी, क्या एक फीचर, कि स्केलर में एडिशन एलजेब्रा वाली होती है, और आपने एरिया निकालने के लिए एलजेब्रा एडिशन किया है ना 6a निकालने के लिए, तो एरिया क्या होगा? स्केलर है कि वेक्टर है? फिर एरिया स्केलर होगा ना। अगर आपने ये फेल कर दो पूरे दुनिया में, ये फेल कर दो कि 6a नहीं होगा, और एक सतह का एरिया a है और टोटल क्यूब का एरिया 6a नहीं होगा, तो मैं मान लूंगा कि एक वेक्टर स्केलर एडिशन में एलजेब्रा एडिशन आप नहीं करते हो यहां पे, तो ये एरिया फिर स्केलर नहीं होगी। लेकिन आप तो कर रहे हो ना, 6a तो है ना, पूरी दुनिया में मान है ना कि अगर एक सरफेस का एरिया a है तो क्यूब का टोटल सरफेस का एरिया 6a होगा। आपने नॉर्मली एलजेब्रा से ऐड कर दिया और ऐसा एडिशन स्केलर में होता है, तो एरिया आपने निकाली है, तो एरिया तो क्या हो गया? स्केलर हो गया ना, फिर एरिया स्केलर हो गया इस क्यूब का आपने टोटल एरिया जो निकाला है। तो फिर कैसे बोल देते हो एरिया वेक्टर है? कैसे बोल देते हो? कैसे दिया आपने? कभी सोचा? जितने लोग पढ़ा रहे हैं कैसे बोल देते हो आप लोग? कैसे बोला? कभी सोचते हो कि सिर्फ खाली डायरेक्शन और मोटा पाता करने चक्कर में खाली बताते हो कि बस डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर हो गया? कुछ यहां भी सोचो, यहां पे ठीक है, बुक से नॉलेज मिलती है, कुछ यहां पे भी चाहिए। यहां पे स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस से कोई काम नहीं होता। फिर स्किल नहीं है तो एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं है ना। स्किल ऑफ नो यूज, स्किल इज ऑफ नो यूज विदाउट एक्सपीरियंस, इज ऑफ नो यूज विदाउट स्किल। स्किल का बिना एक्सपीरियंस तो कोई काम नहीं ना, तो ये यूज किया जाए। आप एरिया निकालते हो ऐसे, ये एलजेब्रा एडिशन है, तो एरिया हो गया, एलजेब्रा एडिशन स्केलर में होते हैं, स्केलर में, इसीलिए एरिया एज सच इज द स्केलर क्वांटिटी। मैंने एक एग्जांपल के साथ समझाया, एरिया क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। बट एरिया वेक्टर क्या है, इसको समझना है आपको, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं लोग, है ना, बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्ञानी है, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ना। नहीं टॉप लेवल के फिजिक्स पढ़े हो, हायर लेवल के फिजिक्स आपने नहीं पढ़ा है, आप नहीं एक फिजिकल सिस्टम पे आप देख रहे हो कि कैसे हीट मास ट्रांसफर में यूज करूंगा, रेडिएशन जब पढ़ाऊंगा सरफेसेस की वहां मैं यूज करूंगा, अलग अलग जगह पे मैं एरिया वेक्टर यूज करता हूं। ठीक, क्योंकि लोग दिक्कत क्या है ना कि ये एरिया है तो इसका एक डायरेक्शन हो सकता है अवे फ्रॉम द सरफेस, नॉर्मल है ना, तो एक डायरेक्शन बना लिया नॉर्मल वेक्टर, एरिया वेक्टर इसके डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन, तो ये एरिया वेक्टर है। अरे भैया वो अलग चीज है, एरिया अलग है, घुसा लो, अभी बता रहा हूं मैं क्या है, दिमाग में घुसना चाहिए, ध्यान से सुनते जाओ, सब कुछ बताता जा रहा हूं। तो एरिया की स्केलर आप समझ गए इस एग्जांपल से, क्योंकि एडिशन आपने एलजेब्रा वाली की है। इफ यू वांट टू डिफाइन ए क्वांटिटी, अगर आप एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है, और कैसे क्वांटिटी अगर डिफाइन करना चाहते हो, और वो क्वांटिटी मान लो वेक्टर है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो सकती है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी आप चाहते हो कि ये क्वांटिटी में डिफाइन करूं वेक्टर की तरह, लेकिन वेक्टर के पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो दो चाहिए ना, पहले बाकी चीजें मैंने बताई है, बस अभी तो दो चाहिए ना स्टार्टिंग में, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो मैंने मैग्नीट्यूड क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एरिया, मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एरिया, एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक क्वांटिटी को वेक्टर बनाना चाहता हूं, वेक्टर बोलना चाहता हूं, एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग। तो एरिया का कॉरस्पॉन्डिंग क्या, मैं एरिया का मैग्नीट्यूड लूंगा इस वेक्टर भाई के लिए, और मैं एरिया का एक उसके डायरेक्शन लेने की कोशिश करूंगा कि सर नॉर्मल जो होती है उसकी डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में लेने की कोशिश करूंगा एक एरिया का, किसके लिए, इस वेक्टर क्वांटिटी के लिए जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो दोनों मिल गया, इसको इस क्वांटिटी को दोनों मिल गया। इसको क्या चाहिए था, पहले इसको मैग्नीट्यूड चाहिए था, मैंने एक टोटल सरफेस एरिया जो है वो मैंने उठा के दे दिया इसको, ले भाई तू एक मैग्नीट्यूड ले ले, तुमको मिल गया। अब ये बोल रहा है वेक्टर क्वांटिटी, कभी तो मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन भी तो दो, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं डायरेक्शन भी तुमको एरिया से उठा के दे रहा हूं, ये एरिया के, ये एरिया है उसके इस डायरेक्शन में आपको
ये नॉर्मल डायरेक्शन में आपको दे रहा हूं, तो ये डायरेक्शन तुमको मिल गई, ठीक है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को, क्योंकि आपने इसको डिफाइन किया है कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एरिया, ठीक है, और कैसे डिफाइन किया है, टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया जो मैग्नीट्यूड है वो आपने यूज किया इसको डिफाइन करने के लिए। और बाकी नॉर्मल जो है ना, अभी भी दिखा रहा हूं क्या नॉर्मल, ये अगर एक स्मॉल एरिया है, ठीक है, स्मॉल एरिया है ये, और आप इसकी नॉर्मल ऊपर भी डिपेंडिंग अपॉन आप किधर डिफाइन कर रहे हो, ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, मैंने एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करने की कोशिश की है जो कि वेक्टर बने, वो वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरिया ऑफ दिस सरफेस है ना, इस एरिया को मैंने लिया उसकी मैग्नीट्यूड के लिए। और जो इसकी डायरेक्शन है, जो इस एरिया के इधर सामने निकल के आ रही है जो डायरेक्शन है ना, इसके ऊपर जा रही है या इसके ऊपर जा रही है नॉर्मल में, वो डायरेक्शन मैंने उस क्वांटिटी को दे दी कि तुमको डायरेक्शन में मिल जाए, तो वो एक क्वांटिटी बन जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। और क्योंकि मैंने एरिया का यूज किया है उसको डिफाइन करने के लिए, उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैंने एरिया का यूज किया है, इसलिए हम उस क्वांटिटी को एरिया वेक्टर बोल देते हैं, उस वेक्टर को, क्योंकि मैंने उस वेक्टर को डिफाइन करने के लिए एरिया का यूज किया है कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एरिया। मैंने एक एरिया का मैग्नीट्यूड उसको दे दिया, और मैंने एरिया का एक डायरेक्शन जो है कि एरिया है, इसकी डायरेक्शन मैंने इस तरफ ले ली, और मैंने बता दिया कि ये डायरेक्शन तुमको मिल गई, तो दोनों चीज मिल गई, तो तुम वेक्टर हो गए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिल गई। तो क्योंकि मैंने एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग इस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने की कोशिश की है, इस वेक्टर में मैंने डिफाइन करने के लिए एरिया का यूज किया है, इसलिए इस वेक्टर को एरिया वेक्टर भी बोल देते हैं। तो एरिया एंड एरिया वेक्टर में अंतर है, समझ में आया। एरिया अलग चीज है, मैंने एक क्वांटिटी को डिफाइन किया एरिया का यूज करके, और क्या उस क्वांटिटी को मैं वेक्टर बोलना चाहता था, तो मैंने क्या किया कि एरिया का मैग्नीट्यूड ले लिया, उसको दे दिया, और फिर क्या किया कि एरिया की एक डायरेक्शन, स्मॉल एरिया ही है, स्मॉल एरिया छोटा सा एरिया डीए है, उसकी एक नॉर्मल डायरेक्शन में मैंने एक डायरेक्शन ले लिया, तो वो डायरेक्शन उसको मिल गई फिर से, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन उस वेक्टर क्वांटिटी को मिल गई। लेकिन किसका मिला, एरिया वाला मिला ना सारा, इसलिए क्योंकि आपने इस वेक्टर क्वांटिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एरिया का यूज किया है, इसलिए इस वेक्टर को आप एरिया वेक्टर बोलोगे। जो वेक्टर में बात कर रहा हूं इतने देर से कि मैं किसी क्वांटिटी को वेक्टर बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं उस वेक्टर क्वांटिटी को बनाने के लिए मैंने एरिया का यूज किया है। एरिया का क्या क्या यूज किया है, उसकी मैग्नीट्यूड की यूज की है, और जो एरिया है सतह उसके इस डायरेक्शन में मैंने उसकी नॉर्मल का यूज किया है, डायरेक्शन का यूज किया है, वो दोनों को मैंने लिया है और एक वेक्टर को डिफाइन किया। इसलिए क्योंकि मैंने एरिया का यूज किया है इस वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, इसलिए मैं इसको एरिया वेक्टर बोलता हूं, ठीक है। तो एरिया एंड एरिया वेक्टर में डिफरेंस है, ध्यान रखना, बस समझ में आ गया होगा क्या कारण है कि एरिया एक स्केलर है, एरिया इज ए स्केलर, एरिया इज ए स्केलर, स्केलर स्केलर ध्यान रखना है, एरिया एक स्केलर है, बट एरिया वेक्टर एक वेक्टर है, क्योंकि इस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैंने एक एरिया का यूज किया है, एक एरिया का यूज किया है, और उस एरिया से मैंने मैग्नीट्यूड लिया, और उस एरिया से मैंने क्या किया कि कोई भी एरिया है, अगर ये एक सतह है तो इस डायरेक्शन में आप कुछ बोल सकते हो ना कि चलो ये इसका ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। भले एरिया में डायरेक्शन नहीं होती है, भले एरिया की स्केलर क्वांटिटी आप उसको ऐड कर रहे हो, नॉर्मल वेक्टर अलजेब्रा से ऐड कर रहे हो, स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एरिया स्केलर है, उसको नॉर्मल अलजेब्रा एडिशन करते हो, लेकिन अगर ये सतह है तो इसका एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर मैं बनाऊं तो ये जाएगा, तो यही मैंने लिया, ये सतह है इसका परपेंडिकुलर, तो ये दोनों का यूज करके मैंने एक वेक्टर को डिफाइन किया है, और इसीलिए क्योंकि एरिया का यूज करके मैंने वेक्टर डिफाइन किया है, इसीलिए मैं उसको एरिया वेक्टर बोलता हूं। तो एरिया एज सच इज द स्केलर, एरिया की स्केलर है, बट एरिया वेक्टर अलग चीज है एरिया से, ठीक है। इसको बार बार यूज ना किया जाए किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि मैं देखता हूं लोग प्रेशर में एरिया वेक्टर बोलते रहते हैं, एरिया वेक्टर, फोर्स वेक्टर अपन एरिया वेक्टर है ना, तो इसको ना यूज करें। एरिया वहां पे यूज होती है पर यूनिट एरिया, वो स्केलर वाली बात है वहां पे, ठीक है। तो एरिया की स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि एक वेक्टर स्केलर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से काम नहीं चलता है, इसकी कैसे ऐड कर रहे हो, उस एडिशन का फिजिकल मीनिंग निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है, और भी चीजें मैं अभी बताने वाला हूं करंट में, तो और भी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। मान लो एरिया में, मान लो कि मैंने दिखा दिया डायरेक्शन है ना, इस एरिया का मैंने यूज किया, इसका एरिया का सरफेस एरिया जितना है मैग्नीट्यूड मैंने यूज कर लिया वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, और बाकी जो मैंने इसका नॉर्मल जो बताया है ये, ठीक है,
ये नॉर्मल है, नॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन योर साइड, इधर भी आ सकती है ऊपर भी जा सकती है। ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू इस एरिया, ये डायरेक्शन जो एक बता रही है ना इस एरिया का, मैंने उसको यूज किया उसको वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन देने के लिए, है ना, क्योंकि उसको डायरेक्शन भी चाहिए क्योंकि मैं एक वेक्टर डिफाइन कर रहा था। ठीक है, क्योंकि एरिया मैंने यूज किया तो इसलिए उसको मैंने वेक्टर एरिया वेक्टर बोल दिया, क्योंकि एरिया का मैंने यूज करके उसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो क्योंकि स्केलर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलती है, और भी क्वांटिटी चाहिए, उसका एडिशन होना चाहिए, और उसमें डिफाइन करने के लिए एक नंबर चाहिए, 1 नंबर से डिफाइन करते हो, तो ये चीजें भी ध्यान आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आप स्केलर वेक्टर डिफाइन कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको वेक्टर डिफाइन करने के लिए? एक चीज और चाहिए, अगर करंट समझना है तो। मैंने वेक्टर डिफाइन करने के लिए क्या क्या बताया? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, 3 नंबर, और वेक्टर एडिशन का एक मीनिंगफुल वे में होना चाहिए, उसका फिजिकल मीनिंग निकल के आना चाहिए। चौथा क्या ध्यान रखेंगे? वेक्टर्स आर डिफाइंड बाय पॉइंट बाय पॉइंट। वेक्टर्स पॉइंट पे डिफाइन होते हैं, पॉइंट पे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, अब बोलते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज, तो पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी पॉइंट पे डिफाइन होती है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, सारे के सारे पॉइंट पे डिफाइन होते हैं। तो वेक्टर्स आर डिफाइंड पॉइंट बाय पॉइंट। एक कंडीशन और जोड़ लेना, इसका मैं यूज करूंगा करंट बताने के लिए। ठीक है, सोचो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है वेक्टर की, और उनका अलग, हर किसी का अलग अलग यूज हो रहा है डिफाइन करने के लिए। तो देखो ये करंट कैसे डिफाइन करते हैं। तो करंट की बात करूं तो करंट पॉइंट पे कभी डिफाइन नहीं होता है। जितने लोग अगर पढ़ रहे हो करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़े हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो करंट कभी देखना कि पॉइंट पे डिफाइन हुआ क्या? कभी करंट पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता। अगर आप एक वायर ले लो, ठीक है, एक वायर मैंने ले लिया, और इस वायर में एक चार्ज मूव कर रही है, ठीक है, क्यू चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो करंट आप ये नहीं बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है। आप पूरे अक्रॉस एरिया बोल सकते हो, पूरे एरिया पे, ये एरिया पे आप बोल सकते हो कि ये एरिया है। तो करंट जो होती है वो डिफाइन होती है अक्रॉस एरिया पे डिफाइन होती है। ठीक है, और ये चार्ज यहां से मूव कर रही है अक्रॉस एरिया। तो हाउ मच चार्ज इज एंटरिंग एंड लीविंग, द चार्ज एंटरिंग, हाउ मच चार्ज इज एंटरिंग, इंटर कर रही है, पर यूनिट टाइम इज करंट। हाउ मच चार्ज इज एंटरिंग दिस एरिया एंड लिविंग दिस एरिया, जितना इंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, नहीं तो करंट वगैरह की कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती है लोगों को, वो अलग बात है। अभी बस इतना ध्यान रखना कि जो चार्ज है इस वायर में फ्लो कर रही है, एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है, और चार्ज जो फ्लो कर रही है, तो चार्ज डिफाइन होती है, करंट डिफाइन होती है अक्रॉस एन एरिया, पॉइंट पे नहीं। तो हाउ मच चार्ज इज एंटरिंग दिस एरिया एंड हाउ मच चार्ज इज लिविंग दिस एरिया, दैट चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, दैट चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। ठीक है, तो चार्ज कितना एंट्री कर रहा है और कितना लीव कर रहा है इस एरिया से अक्रॉस है, इस एरिया के क्रॉस कितना चार्ज एंटर किया, कितना लीव किया, कितना बाहर निकला, एंड दिस चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। यह है करंट। तो करंट डिफाइन हो रही है अक्रॉस एन एरिया, पॉइंट पे नहीं। ठीक है, पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते। ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म वायर है। नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए आप बात कर सकते हो, बट अभी यूनिफॉर्म समझ लो। एक यूनिफॉर्म वायर में क्या कहानी है कि करंट डिफाइन होती है अक्रॉस एन एरिया, हाउ मच चार्ज इज एंटरिंग दिस एरिया एंड हाउ मच चार्ज इज लिविंग दिस एरिया, दैट चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। तो करंट डिफाइन हुई अक्रॉस एन एरिया, पॉइंट पे नहीं। बाकी अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो पॉइंट्स पे डिफाइन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे बात करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू, तो आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे कितना है चार्ज क्यू से, आर डिस्टेंस पे, तो पॉइंट पे डिफाइन कर रहा हो। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे डिफाइन होती है, तो पॉइंट बाई पॉइंट आप बता सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वेलोसिटी कितनी है, पॉइंट पे बात करते हो, एक्सीलरेशन कितनी है, पॉइंट पे बात करते हो, फोर्स पॉइंट पे बात करते हैं। तो पॉइंट बाई पॉइंट डिफाइन करते हैं वेक्टर्स को। तो आप जितनी चीजें मैंने बताई हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, 3 नंबर चाहिए, और एडिशन एक मीनिंगफुल वे में होना चाहिए, उसके बाद ये भी ऐड कर लो वेक्टर में, पॉइंट बाय पॉइंट डिफाइन होगा, उससे आप करंट समझोगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि हाँ
एक अक्रॉस एन एरिया, करंट अक्रॉस एन एरिया डिफाइन होता है, जबकि वेक्टर पॉइंट पे डिफाइन होते हैं। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जब वेक्टर पॉइंट पे डिफाइन होते हैं और करंट अक्रॉस एन एरिया डिफाइन होता है, डायरेक्शन है इसकी, डायरेक्शन होने के बावजूद, मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी, बिकॉज करंट इज डिफाइंड अक्रॉस एरिया नॉट ऑन ए पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, क्योंकि ये अक्रॉस एरिया डिफाइन हो रही है ना, अक्रॉस एरिया, ये पॉइंट पर डिफाइन नहीं हो रही है। और मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म वायर की बात कर ली तो यूनिफॉर्म वायर है ना, एक यूनिफॉर्म वायर है, क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा मैं वेरी करूं, नॉन यूनिफॉर्म वायर की बात करूं मैं, तो वहां पे भी आप करंट को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म वायर की बात करूं, अगर वायर ऐसा है और चार्ज मूव कर रही है, ठीक है, क्यू चार्ज मूव कर रही है, तो अगर मैं ये एरिया ले लूं, इस एरिया पे अगर चार्ज क्यू एंटर किया और क्यू बाहर की, चार्ज जितना इंटर किया और क्यू बाहर गई, और पर यूनिट टाइम कितना चार्ज एंट्री किया और कितना बाहर गई, पर यूनिट टाइम dq बाई dt। यहां पे भी आप करंट ऐसे डिफाइन कर सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म वायर में भी करंट आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अक्रॉस एन एरिया पर यूनिट टाइम चार्ज कितना जा रही है वो करंट है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वायर में भी। लेकिन आप पूछोगे व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है करंट की, तो डायरेक्शन के लिए आप अगर एडिशन करने लगोगे, वेक्टर एडिशन, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ दिक्कत हो जाएगी, आप एडिशन करके मीनिंगफुल वे नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एडिशन का मीनिंग होना चाहिए ना वेक्टर में। अगर ये वेक्टर है और यहां पे अगर करंट अगर वेक्टर है, अगर यहां पे मैं डायरेक्शन निकालने की बात कर रहा हूं इस नॉन यूनिफॉर्म वायर, मैंने यूनिफॉर्म वायर में समझा दिया, नॉन यूनिफॉर्म वायर में अगर डायरेक्शन निकालने की बात कर रहा हूं, अगर आप वेक्टर एडिशन की ओर गए तो यहां से वेक्टर एडिशन से आप कोई फिजिकल मीनिंग, मीनिंगफुल कुछ थिंग निकाल नहीं पाओगे। कैसे मीनिंगफुल थिंग कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं करंट क्या प्रोड्यूस करता है, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरे तरीके से समझ लो, पॉइंट पे डिफाइन तो नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है, अब दूसरे तरीके से समझ लो। दूसरा तरीका से कैसे समझ सकते हो कि करंट स्केलर है, मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो अगर मैं करंट एलिमेंट ले लूं, एक करंट मैं ले लूं, ठीक है, एक करंट में लूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मैंने बनाया, ठीक है, और ये मैंने क्या किया कि करंट एलिमेंट लिया, मैंने करंट फ्लो कराया, मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में जा रही है आई, ठीक है, और क्योंकि आप एडिशन करना चाहते हो, ठीक है, वेक्टर एडिशन, लेकिन वेक्टर एडिशन का कुछ मीनिंग ही निकल के नहीं आएगी, मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि वेक्टर एडिशन का मीनिंग निकल के आना चाहिए, कुछ फिजिकल मीनिंग, तब जाके आप बोलते हो कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है, अदरवाइज वही तो बोलते हो ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एडिशन का कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रही है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन मतलब एडिशन वगैरह का मीनिंग निकल के आना चाहिए वेक्टर में, ये बहुत जरूरी है, उसका फिजिकल मीनिंग। अगर ये करंट है और ये थीटा एंगल पे है और ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन दिस सेंस, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये बी, ठीक है, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो इस करंट का कंपोनेंट आई कॉस थीटा। मैं अभी करंट रिजोल्यूशन करना, वेक्टर रिजोल्यूशन करना सिखाऊंगा वेक्टर में, अभी आप इतना ध्यान रखें कि इसका कंपोनेंट इधर आई कॉस थीटा और इसका कंपोनेंट इधर आई साइन थीटा, ठीक है, ठीक है, आई साइन थीटा आई कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर ये दो कंपोनेंट को जोड़ोगे तो ये आई वेक्टर मिलेगा, आई करंट मिलेगा, यही तो कंपोनेंट का मतलब होता है ना, कि अगर अपने कंपोनेंट तोड़ा, अगर उस कंपोनेंट को अगर जोड़ा आपने, तो फिर क्या मिलेगा, आई मिलना चाहिए, यही मीनिंग है कंपोनेंट का, कंपोनेंट का यही मीनिंग होना चाहिए। ओरिजिनल आप चीज को तोड़ते हो दो कंपोनेंट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये इसको अगर जोड़ोगे तो फिर आई मिलेगा आपको। तो अगर आप अगर यहां से फिजिकल मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे, फिजिकल मीनिंग कि करंट से क्या आप मीनिंग निकाल पा रहे हो, तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो इस वे में प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं वो आपको नहीं सोचना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप इस करंट को हटा दो, इसको, ठीक है, और क्योंकि आप कंपोनेंट को जोड़ोगे तो करंट आई निकलना चाहिए आपको, क्योंकि कंपोनेंट का यही मतलब होता है कि कंपोनेंट अगर आपने जोड़ा तो वही ओरिजिनल चीज आपको मिल जाए। इसका कंपोनेंट ये है और ये है, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो यही मिलेगा। तो अगर आई मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड इस आई का कंपोनेंट भी प्रोड्यूस करना चाहिए, दोनों मिला के वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए फिर तो, क्योंकि आई जितना प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वही इसके कंपोनेंट दोनों मिलके उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो आई इटसेल्फ जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जितना मैग्नेटिक फील्ड, वो आई और आई कॉस थीटा आई साइन थीटा जो इसके कंपोनेंट है, इन दोनों से जो प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, वो बराबर नहीं है आई के बराबर नहीं है। यानी कि आप
आई cos थीटा आई sin थीटा को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके ओरिजिनल जो करंट है जिससे वो कंपोनेंट बनी थी आई cos थीटा आई sin थीटा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों कंपोनेंट के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर नहीं है। जबकि कंपोनेंट्स का क्या होता है, मतलब कंपोनेंट्स का मतलब यही होता है कि भाई आई है, आपने दो कंपोनेंट में तोड़ा तो दो कंपोनेंट को जोड़ोगे तो आई मिलना चाहिए, कंपोनेंट का यही मतलब है। लेकिन फिजिकली अगर मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे, फिजिकल मीनिंग क्या है, आई प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, लेकिन उसी आई के कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट अगर जोड़ रहे हो तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इस आई के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर नहीं है। तो उसका कंपोनेंट, उस आई का कंपोनेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है आई cos थीटा आई sin थीटा की, वो मैग्नेटिक फील्ड आई इटसेल्फ जितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो दोनों बराबर नहीं है। तो कोई फिजिकल मीनिंग निकल के नहीं आ रही है जोड़ने का, कोई फिजिकल मीनिंग नहीं। यस करंट की डायरेक्शन है, वायर करंट इज फ्लोज इन ए वायर, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस, डायरेक्शन है। लेकिन फिर भी क्योंकि एडिशन से यहां अगर मैं बात करूं फिजिकल मीनिंग निकल के नहीं आ रही है, कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि वही अगर वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता जो करंट से यहां आई से प्रोड्यूस हो रहा है, सेम मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होती आई cos थीटा आई sin थीटा से, तो बोलते हाँ भाई जोड़ने पे वही चीज मिल रहा है जो मुझे आई से मिल रहा है, लेकिन नहीं मिल रही है, तो जोड़ने का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है फिर। तो इसलिए भी आप वेक्टर में भी बोल देते हो कि फिजिकल मीनिंग नहीं निकल रही है जोड़ने का, तो फिर वेक्टर नहीं है। जोड़ना एडिशन का कोई फिजिकल मीनिंग निकलना चाहिए वेक्टर में, तब जाकर क्वांटिटी वेक्टर बोलोगे। तो इसीलिए आई इज नॉट ए वेक्टर। यस yet it has a direction, it has a direction, it moves in the direction of positive charge, it moves in the direction opposite to the negative charge, नेगेटिव चार्ज का अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन फिर भी इन एनी वे यू कैन नॉट डिफाइन करंट एज ए वेक्टर, नहीं डिफाइन कर सकते हो। बाकी कुछ लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे ये 90 डिग्री ये जंक्शन है, 7 एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया, 10 एम्पियर बन गया, देखो जुड़ गया सीधा जुड़ गया, तो स्केलर है। अरे भैया ये ऐसे जोड़ने से करंट का आप क्या प्रोड्यूस करते हो, फिजिकल मीनिंग चाहिए। अगर वेक्टर बनाना है तो फिजिकली क्या मतलब है उसका कि करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की मीनिंग जो मैंने समझाई कंपोनेंट तोड़ के, कि करंट से जितना मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है आई से, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपोनेंट जो तोड़ रहे हो करंट की आई cos थीटा आई sin थीटा, तो दोनों को जोड़ के जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आई cos थीटा आई sin थीटा से, वो मैग्नेटिक फील्ड इसका जो आई है जिससे ये दोनों बने आई cos थीटा आई sin थीटा, वो मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर नहीं है। ताकि होने चाहिए, अगर वेक्टर डिफाइन करोगे ना तो वेक्टर में एडिशन में यही होना चाहिए, ऐड कर रहे हो तो फिजिकल मीनिंग जो निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों से वही प्रोड्यूस होना चाहिए, आई से भी वही प्रोड्यूस होना चाहिए और आई cos थीटा आई sin थीटा जो कि इसके कंपोनेंट है उससे भी वही प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन नहीं प्रोड्यूस होता है। आई इटसेल्फ प्रोड्यूसेस, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके कंपोनेंट्स के द्वारा, अगर दोनों का कंपोनेंट आपने ले लिया आई cos थीटा आई sin थीटा, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो दोनों बराबर नहीं है। तो फिजिकल मीनिंग कुछ निकल के नहीं आ रही है यहाँ पे, आप एडिशन का कोई मतलब नहीं निकाल पा रहे हो यहाँ पे। तो इसलिए ये जो ऐड करते हो ऐसे एडिशन मत करो, ऐसे एडिशन मत करो, कुछ समझने की कोशिश करो कि कैसे ये वेक्टर नहीं बन रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उससे सोचो, उससे थोड़ा अंदर जाओ, ठीक है, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं। ये है करंट की बात। अब करंट डेंसिटी भी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। करंट देखो, करंट एक स्केलर है, क्योंकि कारण मैंने दो तरीके समझा दिया, पॉइंट पे डिफाइन नहीं होती है, एक क्रॉस एरिया डिफाइन होती है, दूसरा मैंने करंट की जोड़ने की बात की, तो जोड़ने से कोई मीनिंग ही नहीं निकल के आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड की मैंने दिखाया कि कैसे मीनिंग नहीं आ रही है। तो इसीलिए करंट क्या है, करंट स्केलर है, ठीक है। लेकिन करंट डेंसिटी की बात करूं, आपने सुना होगा नाम करंट डेंसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पे डिफाइन हो जाती है, ये पॉइंट पे डिफाइन हो जाती है करंट डेंसिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। करंट इटसेल्फ इज नॉट ए वेक्टर, इज ए स्केलर, बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर बिकॉज इट डिफाइंस ऑन पॉइंट पे डिफाइन होती है। सोचो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा समझ लो, ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं एक स्मॉल एरिया लूंगा, स्मॉल एरिया, ये क्रॉस एरिया है ना, एरिया ए है ये, मैं एक स्मॉल एरिया लेता हूं डी ए, ठीक है। और मैं करंट डेंसिटी को डिफाइन करने क्या करता हूं कि डीए को, करंट डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए जो क्या करंट है डी आई, जो यहां से पास कर रहा है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होती है, डी आई को डीए से डिफाइन कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, और लिमिट ले रहा हूं, लिमिट डीए टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। लिमिट डीए टेंडिंग टू जीरो, तो एक पॉइंट बन गई है,
जब डीए एरिया जीरो कर दिया आपने, डीए अपना ही में इन्फिनिटिसिमल स्मॉल एरिया है, इन्फिनिटिसिमल स्मॉल एरिया है, आपने अगर 10 to 0 किया तो एक पॉइंट लगभग बन गया, तो इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन होगी, तो वो करंट की डायरेक्शन मान लो कोई डायरेक्शन होगी, ई कैप हो गया, एन कैप हो गया, कोई डायरेक्शन आपने दे दिया, क्योंकि इस पॉइंट पे डायरेक्शन बन जाएगी करंट की, कितनी डायरेक्शन है, और आपने करंट को एरिया से डिवाइड कर दिया और लिमिट डीए टेंडिंग टू जीरो कर दिया, तो इस पॉइंट बन गया ये डीए टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये एरिया जीरो की ओर जा रहा है, मतलब पॉइंट बन चुका है, और इस पॉइंट पे कोई डायरेक्शन होगी जो करंट मूव कर रही है, तो वो डायरेक्शन मान ले ई कैप मैंने ले लिया, और ऐसा अगर मैंने डिफाइन किया तो ये बन जाता है करंट डेंसिटी। तो एक पॉइंट पे आपने डिफाइन कर दिया करंट डेंसिटी को, तो इसीलिए करंट डेंसिटी पॉइंट पे डिफाइन हो गई। वेक्टर एक क्रॉस एरिया डिफाइन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट पे डिफाइन हो रही है, डीए टेंडिंग टू जीरो कर दिया है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आप यहाँ पे तीर लगा सकते हो, एरो लगा सकते हो। करंट में एरो नहीं लगा सकते क्योंकि वेक्टर नहीं है, स्केलर है, तो करंट डेंसिटी स्केलर है, तो वेक्टर है, करंट डेंसिटी वेक्टर है। तो इतना आप ध्यान रखोगे, बाकी मैं कल से प्रेशर समझा दूंगा आपको, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि कल से हम लोग वेक्टर की जो चीजें हैं अब स्टार्ट करेंगे, वो ये समझना बहुत जरूरी था। वेक्टर एडिशन और भी चीज मैं तरीके से समझा सकता हूं करंट को और भी तरीके से, लेकिन फिर भी आप इतना ही ध्यान रखो। और एरिया वेक्टर में मैंने क्लियर किया, एरिया स्केलर है, एरिया वेक्टर अलग चीज है। एरिया वेक्टर में मैं ऐसी वेक्टर को डिफाइन करने की कोशिश किया हूं, ऐसी क्वांटिटी को जिसको डिफाइन करने के लिए मैंने इस एरिया का यूज किया है, इसलिए मैं इसको एरिया वेक्टर बोल देता हूं, क्योंकि मैंने एरिया यूज करके इस क्वांटिटी को, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी में डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने एरिया का यूज करके उसको डिफाइन किया। एरिया का मैग्नीट्यूड ले लिया, टोटल सरफेस एरिया ले लिया, और एरिया है उसकी इस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन में मैंने उस डायरेक्शन को यूज किया है इसको डिफाइन करने के लिए, तो इसको दोनों चीज मिल गया ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इसीलिए बन गया ये क्या वेक्टर। तो ये कैसा वेक्टर होगा, एरिया को यूज किया है ना आपने, इसलिए एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो एरिया वेक्टर में अंतर है, ठीक है। आप जो एरिया यूज करते हो वो स्केलर है, क्योंकि मैंने क्यूब वाली कहानी आपको बताई है। एडिशन कैसा हो रहा है, एलजेब्रा वाली हो रही है, 6a ऐड कर करके, तो एलजेब्रा से एडिशन कर रहे हो, इसीलिए एरिया एक क्या है, स्केलर है। स्केलर में एल्जेब्राइक एडिशन होती है, अरिथमेटिक एडिशन होती है, ठीक है, जो कि फॉलो हो रही है एरिया में। तो बस आज के लिए इतना ही रखता हूं, अगले क्लास से मैं प्रेशर बता के ट्रायंगल लॉ की बात करूंगा, आपको इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स की बात करूंगा, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, दो वेक्टर अपोजिट वेक्टर कब होते हैं, वेक्टर्स में मैं रियल नंबर ऐड करूंगा, वेक्टर्स में रियल नंबर में माइनस करूंगा, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सबकी बात करूंगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे हम लोग। ट्रायंगल लॉ के बाद पैरेललोग्राम लॉ बता दूंगा, जरूरत नहीं पड़ती है फिर भी बता दूंगा मैं, पैरेललोग्राम लॉ बता दूंगा। उसके बाद जो चीजें बचे हैं, पॉलीगॉन लॉ भी है, मोर देन टू वेक्टर्स में पॉलीगॉन लॉ यूज कर लेते हैं, है वही चीज, ठीक है, बट समझा दूंगा फिर भी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मूव कर जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाएंगे, और क्वेश्चन सारे करेंगे हम लोग, गेट के क्वेश्चन है, चाहे सिविल सर्विसेज के हैं, चाहे आईएएस के हैं, ऐसे मूव करते जाएंगे, बट बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। इसको ध्यान से समझना, मैंने जो बताया है, करंट की बात मैंने मैग्नेटिक फील्ड से बताई, वहां से फिजिकल मीनिंग नहीं निकला एडिशन का, तो मैंने स्केलर बोला। उसके बाद मैंने करंट को एक क्रॉस एरिया डिफाइन किया, क्योंकि एक क्रॉस एरिया डिफाइन होती है, करंट पॉइंट पे डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि वेक्टर पॉइंट पे डिफाइन होती है, तो यहां से भी आप बोल सकते हो कि करंट स्केलर है, क्योंकि एरिया पे डिफाइन हो रही है करंट, और वेक्टर पॉइंट पे डिफाइन होती है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, और ध्यान से सुनते जाओ, और लोगों को बताना, बहुत कंफ्यूजन है इसमें, लोगों को बताओ सबको, ठीक है, जा जाके और शेयर कर देना, ताकि लोगों को पता चले, खासकर टीचर्स को, क्योंकि कुछ गड़बड़ पढ़ाते हैं। अभी प्रेशर में मैं आऊंगा तो अभी क्लियर करूंगा वो फोर्स क्या है, वो फोर्स जो डिवाइड करते हैं, फोर्स अपन एरिया, लोग एरिया तो डिफाइन करते हैं, कितने मजेदार बात है, एरिया डिफाइन करते हैं, उसका मॉड ले लेते हैं, कहते हैं मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर बोल के मॉड ले लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं डिफाइन करूंगा अच्छे से प्रेशर क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, थैंक यू, बाय।